बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नर्म्स इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में? नर्म्स इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये इक्वेशन होता क्या है? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी स्टेज और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, आर जो गैस कांस्टेंट है, फैराडे, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिएक्शन कोसेंट के बीच रिलेशन बताता है। ये सबसे पहले किसने बताया? इस साइंटिस्ट ने बताया, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, एक जर्मन केमिस्ट था, उसने बताया। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? तो तुम पीछे देख चुके हो कि डैनियल ने एक सेल बनाया, फिर हमने उसको गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया? तो हमने इलेक्ट्रोड कॉपल बदल के उसकी जो एक उपयोगिता थी, यूटिलिटी थी डैनियल सेल की, उसको बढ़ा दिया। फिर हमें उसके सेल पोटेंशियल को मेजरमेंट की आवश्यकता थी, तो हमने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया। किसके सहारे? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सहारे। वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था हर इलेक्ट्रोड कॉपल का। फिर आगे अब हमें क्या करना है कि हमेशा न तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उठा के ले जा सकते कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उसका सेल पोटेंशियल मेजर करें या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें, यह फिजिबल नहीं है। तो नहीं है, तो इसीलिए इस केमिस्ट ने एक इक्वेशन डिराइव किया जिससे ये सारे काम आसान हो गए। अब ये क्या क्या काम हमारा कर देता है और उसने क्या इससे माने फाइंड आउट किया। तो पहले तो ये देखो कि ये इसका इक्वेशन है, ये तुम्हारे लिए नोन है, ये सेल पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये फैराडे है, फैराडे कांस्टेंट है, ये रिएक्शन कोशेंट का लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसी को अगर हम नेचुरल लॉगरिथम से चेंज करेंगे तो उसको हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गया। अगर हम फर्दर रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसमें 2.303 आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सी, 298 डिग्री के और फैराडे 96,486 कूलम्ब पर मोल। इस वैल्यू को अगर हमने रिड्यूस कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो वो वैल्यू इतना बनता है दैट अपॉन एन और लॉग क्यू, क्योंकि हम वहाँ नेचुरल से अब लॉग टू दी बेस 10 आ चुके हैं। और ये क्यू रिएक्शन कोसेंट है। रिएक्शन कोसेंट की भी हम बात करेंगे अभी। तो ये इसका इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है? तो हमें किसी भी टेम्परेचर पे सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, और उतना ही काम नहीं होगा, ये क्या क्या कर देता है वो समझ लो। द नर्म्स इक्वेशन इनेबल्स द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। ये सेल पोटेंशियल निकाल रहा है, ये पहला काम हुआ। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, इसमें हमें किसी स्टैंडर्ड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी टेम्परेचर ले सकते हैं और अल्टीमेटली हमारा वैल्यू आ जाएगा। फिर ये हुई एक बात, इट रिलेट्स द मेजर्ड सेल पोटेंशियल टू द रिएक्शन कोशेंट। अब जो तुमने सेल पोटेंशियल फाइंड किया, तो अब यहाँ पे अगर तुम्हारे पास ये वैल्यू है तो तुम, और ये वैल्यू है तो ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो वैल्यू है, तो रिएक्शन कोशेंट तुम फाइंड कर सकते हो। मीन्स इसमें जो जो वेरिएबल्स हैं उसमें से अगर कोई दो है हमारे पास तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही इसने कहा कि इट रिलेट्स द मेजर्ड सेल पोटेंशियल टू द रिएक्शन कोशेंट के साथ एंड अलाउज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ये Q जो होता है ये रिएक्शन कोशेंट है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। अब यहाँ एक फर्क समझ लो कि ये होता क्या है। तुम 11th में पढ़ चुके होगे और अगर नहीं पढ़े तो जब हम 11th का क्लास लेंगे तो तुम उसको ज़रूर देखना। अगर A और B मिल के C और D बनाता है, ठीक है। अब ये अगर हम इसको, ये तो एक मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन A हो, इसका कंसंट्रेशन B हो, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल c हो, इसका कंसंट्रेशन स्मॉल d हो, तो इसका जो रिएक्शन कोशेंट आएगा, रिएक्शन कोशेंट वो क्या आएगा, c का पावर c d का पावर d डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ये हुआ रिएक्शन कोशेंट। अब ये यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ये रिएक्शन मीन्स ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट ने अगर जस्ट रिएक्टेंट बना दिया, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो इसको हम फर्दर रिएक्शन कोशेंट नहीं करके KEQ बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे log Q के बदले हम log K फाइंड करेंगे। क्या करेंगे फाइंड? एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अगर ये कंसंट्रेशंस हमें पता हो तो ये रिएक्शन कोशेंट हमने बता दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी स्टेज एनी टेम्परेचर और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ये हमने तुम्हें बता दिया कि हम किसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा नर्म्स का इक्वेशन है और उसका बेनिफिट हमें ये है क्योंकि अब तक हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सहारे ही काम चला रहे थे, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो ये इस केमिस्ट ने इसको इजाद किया, माने फाइंड आउट किया। अब ये हमें मिलेगा कैसे, हम इसको अब डिराइव करेंगे। इसको समझ लो, फिर मैं बताता हूँ कि इसको अब हम कैसे डिराइव करेंगे। 2 मिनट का टाइम है, इसको बढ़िया से देख लो। राइट, ये हमें डिराइव करना है। अब इसको हम कैसे डिराइव करेंगे? तो तुम पीछे जान चुके हो कि अगर हमें किसी सेल का E फाइंड करना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना होता है, तो हम क्या लेते हैं, E0 इज E0 राइट
माइनस E0 लेफ्ट, ये हमारा सेल पोटेंशियल होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा, तुमने एक एक इक्वेशन देखा होगा कि डेल्टा जी, अगर हम थर्मोडायनामिक्स को याद करें तो हम गिब्स फ्री एनर्जी से फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, वो हम, अगर हमें डेल्टा जी पता हो, गिब्स फ्री एनर्जी पता हो, तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो रिएक्शन फिजिबल होने के लिए कंडीशन होता है फॉर फिजिबिलिटी डेल्टा जी इज इन निगेटिव माइनस, डेल्टा जी माइनस में होगा, डेल्टा जी विल बी इन माइनस। अगर डेल्टा जी 0 हो जाए तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। अगर डेल्टा जी +1 हो गया तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसमें इक्विलिब्रियम होगा और इसमें रिएक्शन फिजिबल है। ये रिएक्शन फिजिबल होगा। ये थर्मोडायनामिक्स में तुम पढ़ चुके होगे। अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम थर्मोडायनामिक्स का क्लास लेंगे उस टाइम तुम उसको जरूर देख लेना। अब ये ओवरऑल रिएक्शंस के लिए है। यहाँ भी सेल में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, वो फिजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिजिबल होना चाहिए। तो अगर फिजिबल है तो डेल्टा जी हमें किस में मिले? निगेटिव में मिलना चाहिए। दैट शुड बी इन निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव में आना चाहिए, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अब यहाँ हमें मिलता क्या क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिलता कैसे है? तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस पहले होता क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉन को उस पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी लगती है, ये फिजिक्स का वो डिफिनीशन है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो उसको हम उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ हमारे पास तो सेल इलेक्ट्रोड डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल पे रिएक्शन जा रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एनीवे, तो हमारे पास है क्या क्या कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड ले जाना चाहते हैं तो एक है हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है फैराडे कांस्टेंट और तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब थर्मोडायनामिक्स में ये फिजिबिलिटी है और ये हमारा एक इक्वेशन बन गया कि हम यदि इसको गिब्स फ्री एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये हमारा फैराडे कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र होगा वो है, ये हमें मिल गया। अब अगर इसी को हम स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें तो डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू माइनस NF E0। अब ये तुम्हारा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन है। देख लो, समझ लो, फिर इसको रब करूँगा। अब
यहाँ एक चीज़ और जान लेना ज़रूरी है, डेल्टा जी निगेटिव तब होगा जब ई पॉजिटिव होगा, ई नॉट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव रह जाएगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये प्लस में हो जाएगा, मीन्स रिएक्शन नहीं होगा। वही हाल यहाँ भी होना है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये रिएक्शन ये हमें मिलेगा, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये हमें नहीं मिलेगा। ये यहाँ की फिजिबिलिटी हो गई, वो केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी हो गई। और चूंकि हम इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कोरिलेट कर रहे हैं, इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। थर्मोडायनामिक्स में तुमने एक फार्मूला और पढ़ा होगा कि फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी लॉग क्यू। ये रिएक्शन कोशेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ये डेल्टा जी ज़ीरो है और ये डेल्टा जी है। ये तुम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हो, जान चुके हो, नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो तो जब थर्मोडायनामिक्स का क्लास हो तो उसको ज़रूर देख लेना। तो हम ये चौथा इक्वेशन हमारा बन गया, ये चौथा इक्वेशन बन गया। पीछे हमारा दो इक्वेशन ये था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई और डेल्टा जी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ज़ीरो। अब इस वैल्यू को यदि हम इस वाले इक्वेशन में डाल दें तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई ज़ीरो प्लस आर टी लॉग क्यू। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन में ये दो वैल्यू हमने डाल दिए। इसका सिग्निफिकेंस मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स से आया, उसमें हमने ये दो वैल्यूज डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ ई, सॉरी नॉट एन एफ ई, एन एफ माइनस एन एफ। ये यहाँ पहुँच गए हम। अब फर्दर क्या होगा, इसमें से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ई बचा, यहाँ पे एन एफ और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास ई ज़ीरो बचा, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा
RT/NF log Q। अब हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब वहां से चले थे, अब हम यहाँ पहुंच गए। इसको देख लो। समझ लिया? हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। ये थर्मोडायनामिक्स का रिएक्शन था, ये हमने इसका सिग्निफिकेंस बता दिया कि ये हमें कैसे मिला। ये वैल्यूज हमने इस वाले इक्वेशन में डाल दिया, -NF से दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब ये हमारा नेचुरल लॉगरिथम है। इसको यदि हम नेपेरियन लॉगरिथम में चेंज करेंगे, किस में? नेपेरियन लॉगरिथम में। नेपेरियन लॉगरिथम मतलब 2⁻10, तो उसमें हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बस नेचुरल से नेपेरियन में चेंज करेंगे। पहले हम ln लिख रहे थे, अब हम log लिखेंगे। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि इट इज 2⁻10, इसलिए हम log 10 नहीं लिख रहे हैं, सीधे log Q लिख रहे हैं। अब हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फर्दर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसमें देखो F भी एक कांस्टेंट है, RT छूट गया, RT log Q, राइट। अब हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब इसमें देखो क्या क्या हमारे पास कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे रखेंगे इसको तो हमें एक चीज़ मिलेगी, अगर हम दूसरे पे रखेंगे तो अलग चीज़ मिलेगी। पर इस टाइम हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिएक्शन कोसेंट को लेके चल रहे हैं, इसीलिए हम इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, एंड दैट विल बी 298 डिग्री केल्विन। और इतने का वैल्यू यदि हम SI यूनिट में डाल देंगे, किस में डालेंगे? SI यूनिट में डाल देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा E0 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय n log Q। आया समझ में? ये हमारा क्या था? यही हमारा नल्स इक्वेशन था, जो हमें फाइंड आउट करना था, डिराइव करना था, वो हमने डिराइव कर दिया। तुम इसको समझ लो। जब ये समझ लिए तुम, इसको समझ लो।
अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब जो डिफिनीशन था हमारा वो क्या था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन रिएक्शन कोसेंट, वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया, उसको हमने इस्टेब्लिश कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या फाइंड आउट करना है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हमने तुम्हें बताया था फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन में कि अगर डेल्टा जी इज लेस देन -1 तो रिएक्शन फिजिबल है। जैसे ही ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये थर्मोडायनामिक्स कह रहा है इक्विलिब्रियम। ये मैं नहीं कह रहा, ये थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है। तो अब अगर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए तो डेल्टा जी 0 होगा, और डेल्टा जी अगर 0 होगा तो इसमें विचार करो कि तुम्हारे पास है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। डेल्टा जी 0 हो सकता है और होगा इक्विलिब्रियम पे। NF नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n, F फैराडे कांस्टेंट है, ये नहीं 0 हो सकता, ये नहीं 0 हो सकता, तो फिर इसका मतलब क्या 0 हुआ? E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड में रिएक्शन होगा वैसे वैसे सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा और इक्विलिब्रियम पे जाके वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा उस पॉइंट पे, ना रिडक्शन हो रहा। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा तो एट द सेम मोमेंट रिडक्शन उसको पलट दे रहा है, इसीलिए इस पॉइंट पे E 0 हो गया। बात आई समझ में? E 0 हो गया। E अगर 0 हो गया, पर ये तो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और अब ये क्यों नहीं रहा कि इक्विलिब्रियम हो गया, कि इक्विलिब्रियम हो गया। अब इसको देख लो, हमने कुछ नहीं किया, हमने जस्ट वैल्यू पुट किया और अब हम यहाँ पहुँच गए। तो फर्दर क्या होगा? इस वाले इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख लेंगे, E लेफ्ट साइड में आ जाएगा, E 0 इज इक्वल टू 0.591 बाई n log K इक्विलिब्रियम। यही बात उसने कही थी कि अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तो हम अब एक चीज़ से कई चीज़ निकाल सकते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेक्टली फाइंड कर सकते हैं।
ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। ऐसे फाइंड करेंगे हम, कैसे ई किसी भी कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करेंगे, वो भी हमने तुम्हें बता दिया। तो ये था नर्न्स्ट इक्वेशन। अब इसको देख लो। यहाँ ये इस चीज को भी डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, P इज प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इस चीज को बताता है। ये था तुम्हारा नर्न्स्ट इक्वेशन। मुझे लगता है कि तुम समझ चुके होगे। नहीं समझो तो इसको एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देख लो, 3 बार रिपीट करके देख लो। जो चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी वो मैंने अपनी तरफ से बताई है। फिर भी तुम्हारा कोई क्वेरी हो तो तुम इस वाले पे अपना क्वेश्चन डाल दो, और नहीं तो ये हमारा मोबाइल नंबर है 9717668811। इस पे पूछ लो कि ये बात हमें नहीं समझ में आई, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो भी हमारे लेक्चर को सुन रहे हो वो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड ज़रूर करना यदि अच्छा लगे तो। थैंक्स।